जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की सारी बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस की हुई बड़ी जीत। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। सीएम योगी ने रखा 4.5 लाख का रिपोर्ट कार्ड, बोले यूपी माफिया राज खत्म, दुनिया में बदली यूपी की पहचान। तो वहीं बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। योगी आदित्यनाथ की सरकार को कागजी बताने वाले अखिलेश यादव के नेता ने कहा 2022 में जनता इन्हें कागज की तरह उड़ा देगी। तो वहीं बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मिल गई ओवैसी की कार्ड, मुस्लिम वोट बैंक को ऐसे संभालेगी सपा। तो वहीं बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर में। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने ली पंजाब की सीएम पद की शपथ। बताएंगे सारी खबर विस्तार से। उससे पहले बता दें, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली युवजन कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। रविवार को घोषित नतीजों में अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की करीब 90% और जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों ZPTCS की 99% सीटों पर क्लीन स्वीप जीत हासिल की है। बता दें, ZPTCS की 515 और MTCS की 7220 सीटों के लिए 8 अप्रैल को चुनाव हुए थे। इसके नतीजे पहले 10 अप्रैल को घोषित होने वाले थे, लेकिन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP और बीजेपी द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर मतगणना पर रोक लगा दी थी। बता दें, विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से अनिवार्य आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया गया था। पिछले गुरुवार को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मतगणना के लिए आखिरकार हरी झंडी दे दी। रविवार शाम 7:30 पर YSR कांग्रेस ने कुल 553 में से 547 ZPTC सीट जीत ली थी। बता दें, MPTC के नतीजों और आश्चर्यजनक रहे। YSR कांग्रेस ने 8083 सीटों में से 7284 सीट जीती हैं। बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी जन सेना जिला परिषद में एक भी सीट नहीं जीत सकी, जबकि मंडल परिषद चुनाव में क्रमश 23 और 85 सीट जीती हैं। बता दें, केवल एक दशक पहले स्थापित YSR कांग्रेस ने हाल ही में हुई चुनावों में राज्य की 75 नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों में 74 में जीत हासिल की है और सभी 12 नगर निगमों को अपनी झोली में डाल लिया है। 2019 में पार्टी ने आम चुनावों में 175 विधानसभा सीटों में से 151 और 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर जीत हासिल की थी। पार्टी अपने सपनों को पूरा करने का श्रेय जनमोहन रेड्डी की सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को दे रही है। जगन सरकार ने महिलाओं को, पिछड़े समुदाय और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कल्याण के लिए कई योजना लागू की थी। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। बिहार में 5 सीट पाकर जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारने का ऐलान किया, तो सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को ही लगा था, क्योंकि संदेश सोच था कि ओवैसी मुस्लिम वोट काटने आ रहे हैं और नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा। भाजपा विरोधी हमेशा से ओवैसी को बीजेपी का एजेंट साबित करने की भी कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे बिहार में चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक स्पीकर के पद के लिए विपक्ष के साथ ही क्यों ना खड़े हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि ओवैसी के चलते अखिलेश यादव को जो शुरुआती चिंता हुई थी उसकी काट उन्होंने खोज ली है। उन्हें अपने मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट करने का फार्मूला हाथ लग चुका है। बता दें, भाजपा विरोधी लोगों का मानना है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ना चाहते हैं, जो कि प्रदेश में उसकी चुनावी गणित का सबसे मजबूत चुनावी आधार माना जाता है। यूपी में मुसलमानों की आबादी कुल जनसंख्या का करीब 5वां हिस्सा है, तो यादवों की अनुमानित आबादी से 9 से 10% के आसपास कहा जाता है, यानी 30% एकजुट वोट बैंक ही सपा का सबसे ताकतवर हथियार रहा है। जाहिर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ की चुनावी बिसात पर जोर लगने से सबसे ज़्यादा नुकसान अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को होने वाला है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रदर्शन को देखने से अंदाज़ा लगता है कि खासकर युवा मुसलमानों में उत्तर प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी अपने धारदार भाषणों से काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूपी बिहार में युवा मुसलमानों के एक वर्ग में ओवैसी के लिए गजब दीवानगी रही है। अपनी इसी पैठ को चुनाव में
भुनाने के लिए हैदराबाद के सांसद कहते हैं कि हालांकि अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव मुस्लिमों की मदद से ही राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनके पास मुसलमानों के लिए संतरी और चपरासी जैसे पदों से ज़्यादा देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। कुल मिलाकर ओवैसी अखिलेश यादव को सिर्फ यादवों का और ख़ुद को मुसलमानों का अपना नेता साबित करने पर तुले हुए हैं। बता दें, अखिलेश यादव युवा मुसलमानों में ओवैसी की लोकप्रियता को वोटों में तब्दील होने से किस हद तक रोक पाते हैं, ये देखने के लिए अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन मुसलमानों के एक वर्ग में उन्होंने अपनी साख कायम रखने की पहल ज़रूर शुरू कर दी है और उसमें उन्हें शुरुआती कामयाबी भी मिलती दिखाई पड़ रही है। पिछले साल भर में उन्होंने जिस तरह से बसपा और कांग्रेस के कुछ दिग्गज मुस्लिम चेहरों को सपा की साइकिल पर बैठाया है, उससे ये संदेश ज़रूर गया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का बड़ा तबका अभी भी भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी को अपना मुखिया ठिकाना मान रहा है। वैसे ये बात सही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल में होने और उनकी बिगड़ती सेहत ने पहले पार्टी की चिंता जरूर बढ़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी उस संकट से उभरती हुई दिख रही है। बता दें, पिछले कुछ महीनों में जिन दिग्गज मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव का नेतृत्व स्वीकार किया है, उसमें 5 बार के सांसद सलीम इकबाल शेरवानी भी हैं, जो कि पहले सपा में ही थे, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वे राहुल गांधी के पिता के दोस्त भी माने जा चुके हैं। पार्टी में आने के बाद से वह अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कई बार मंच पे भी साझा कर चुके हैं, जिनमें मार्च में अलीगढ़ में हुआ किसान महापंचायत में भी शामिल है। शेरवानी का सपा के लिए इस तरह से वोटिंग करना ओवैसी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। इस तरह से पूर्वांचल के मुस्लिम नेता सिबकतुल्ला अंसारी और उनके बेटे भी हाल ही में सपा में शामिल हुए थे। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव विषय हो रही है कि एक चर्चा में शामिल हुए अखिलेश यादव के नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कागजी सरकार है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें कागज की तरह उड़ा देगी। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लिहाजा योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया गया। लखनऊ में आज रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 4.5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के पीएम मोदी जी के आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। यूपी में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत काम किया। यूपी के परिप्रेक्ष्य देश और दुनिया में बदला है। बता दें, सरकार और संगठन के सामूहिक प्रयास से काम किया गया है। इस सरकार की सफलता में केंद्रीय नेतृत्व के निरंतर सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी के इतिहास में एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। ये वही यूपी है जहां माफिया सत्ता के करीब रहते 2012-2017 के दौरान पिछली सरकार में हर तीसरे दिन दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। बता दें, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। अपराधियों के अवैध निर्माण को भी गिराया गया है। अवैध रूप से बनाई गई 1866 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ध्वस्त और जब्त किया गया है। बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि पहले सीएम अपने आवास बनाने के लिए बनते थे, खुद के लिए हवेली और मकान बनाने में मुकाबला होता था। हम लोगों ने अपने आवास नहीं बनाए, करीब गरीबों को 42 लाख आवास दिए हैं। ये सुशासन है। बता दें, सीएम योगी ने कहा है कि पहले जब कोई आपदा आती तो महीनों और सालों लग जाते थे, लेकिन गरीबों को मदद नहीं मिलती थी, लेकिन अब तत्काल 24 घंटे में सहायता पहुँचती है। डीडीटी के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि लाभार्थियों को देने का काम किया गया है। युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नौकरी दी गई है। पारदर्शी रूप से नौकरी दी गई है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा। जल्दी हम सभी का प्रदेश पहले पायदान पर होगा। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बढ़ते हैं लास्ट और सबसे बड़ी खबर में। पंजाब कांग्रेस की सियासी हलचल के बीच दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। चन्नी के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सैनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है।
पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, पीसीसी के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य अमरिंदर सिंह सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें, चन्नी दलित सिख समुदाय से आते हैं और अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वह पंजाब के पहले दलित नेता हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले चन्नी को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री बदलने के बाद पंजाब कांग्रेस की सियासी नुरा कुश्ती खत्म होगी। बता दें, चरणजीत चन्नी चमकौर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार से विधायक हैं। रविवार को उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। चन्नी 2015 से 2016 तक पंजाब विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता भी थे। चन्नी को सीएम घोषित किए जाने के बावजूद पंजाब कांग्रेस में मतभेद के सुर थमते नहीं दिख रहे हैं। चरणजीत सिंह के राज्य का सीएम चुने जाने के बाद उम्मीद थी कि असंतोष और असहमति के सुर कम से कम कुछ समय के लिए थम जाएंगे, लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के उस बयान पर असहमति जताई जिसमें उन्होंने रावत ने कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा।